हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी 10 मिनट सीरीज के अंदर आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक को। तो बांध लीजिए अपनी सीट की पेटी और चलिए उड़ान की तरफ। सबसे पहले आपको पी ब्लॉक के अंदर 13 से 18 ग्रुप की जनरल कॉन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आने चाहिए। दूसरा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 4 5 6 7 8 और यही इनकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट बनती है +3 +4 +5 +6 +7 और +8। नीचे चलते हैं, ग्रुप 5 से 6 चलने पर लेथनाइट्स का जलवा दिखता है और इनके जलवे की वजह से इनका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2 यूनिट से कम हो जाता है, जिसे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाले एलिमेंट के लिए ऊपर वाली स्टेट और नीचे वाले एलिमेंट के लिए नीचे वाली स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। Pb+2 Pb+4 से ज्यादा स्टेबल है और Sn+4 Sn+2 से ज्यादा स्टेबल है, जिसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है, बट मेन चीज ये है कि ऊपर वाले के लिए ऊपर वाली स्टेट और नीचे वाले के लिए नीचे वाली स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। फिर ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, हर पी ब्लॉक के अंदर वैलिड होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इनकी छोटी साइज होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अपनी कोवेलेंसी को नहीं बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं के ऊपर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पीसीएल5 बनता है, एनसीएल5 नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। एसएससीएल4 हाइड्रोलाइज्ड है बट सीसीएल4 नहीं होता, क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, वो पानी के लोन पेयर को अपने पास नहीं रख सकता है। N2 बनता है लेकिन P2 नहीं, क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, इनके बीच में p-pi बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। B3+ और C4+ नहीं बनते हैं, क्योंकि इनसे 3 और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। इसके लिए IE1 से IE3 का सम, इसके लिए IE1 से IE4 का सम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस कंटेक्स्ट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक सब जगह काम में आता है। कैटेनेशन टेंडेंसी, जब तक लोन पेयर नहीं आए हैं तब तक बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर आने लग गए बॉन्ड और छोटा हो गया तो रिपल्शन होगा। इसीलिए जहां लोन पेयर आ रहे हैं सिंगल बॉन्ड के अंदर, वहां पर थर्ड पीरियड वाले की बॉन्ड एनर्जी करेस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड वाले से क्या होती है, ज्यादा। तो अगर आप इन सभी पी ब्लॉक वालों को देखो तो इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है सिंगल बॉन्ड की, इसलिए कार्बन की कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और दूसरा ध्यान रखना, PpSsClCl में Nn और FF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसलिए आपको फास्फोरस और सल्फर के एलोट्रॉप्स मिलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के नहीं मिलते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से P4 क्यों एग्जिस्ट करता है बताई दिया आपको। P4 और N4 को देखोगे तो P4 में तो क्या होता है, PP सिंगल बॉन्ड बनता है इस तरह से, लेकिन N का छोटा साइज होने की वजह से बॉन्ड में रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा। S6 बनता है क्योंकि SS सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू OO सिंगल बॉन्ड। इस तरह के क्वेश्चन आप यहां से आंसर दे सकते हैं। फिर देखिए, ये पी ब्लॉक का 13 ग्रुप है, इसके टेबल इंपॉर्टेंस के टेबल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने पहले से लिख दिया है। एक एटॉमिक साइज, बोरोन से एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, थैला। तो बोरोन से एल्यूमिनियम साइज बढ़ता है, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम थैलियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्योंकि यहां पर आता है लेंथेनाइड्स का जलवा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में इसका ज्यादा इफेक्ट दिखता है। ध्यान रखना, 13 ग्रुप के जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो है बेताल, गया, अलादीन। बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एटम्स के साइज का ऑर्डर ये है, लेकिन इनके +3 आयन की साइज नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये 3 ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। और गैलियम का अपने पूरे ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं आगे। दे ऑल्सो कंबाइन विद N2 एट हाई टेंपरेचर टू फॉर्म नाइट्राइड्स, इनकी प्रॉपर्टी होती है। और यहां पर B2O3 एसिडिक है, एल्यूमिनियम गैलियम जो है वो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, और इंडियम के और थैलियम के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। चलिए फिर आते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में। एक ही कंपाउंड पे आपको ध्यान रखना है, वो है बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। अगर आप यहीं पर Na2B4O7.4H2 लगा दो, इसको हम लोग कार्नाइट के नाम से जानते हैं। ये आप जरूर 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 ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर आपको रखने की जरूरत नहीं है। वैसे बोरेक्स की स्ट्रक्चर में 4 बोरोन एटम होते हैं, चारों को ऑक्सीजन से कनेक्ट करो, चारों पे एक एक OH लगा दो। अब इसमें 2 बोरोन ट्राइवेलेंट होते हैं जो sp2 है, और 2 बोरोन टेट्रावेलेंट होंगे, उनको जोड़ दो, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन होता है, जिसे आपको याद नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोरेक्स स्पीड टेस्ट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स जो आप हीट करते हो तो वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास में कन्वर्ट होता है, हम बोरेक्स बीड कहते हैं, और आपको इसका कॉम्पोजिशन रखना है NaBO2 + B2O3। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स बीड टेस्ट ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक मेटल्स को पहचानने काम में आता है। अलग अलग ट्रांजिशन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक बीड्स बनाती हैं। देखिए ये आपके पास फ्लेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये अंदर वाला जो पार्ट है वो आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम, और जो बाहर वाला पार्ट है ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। तो अलग अलग मेटल्स के कलर अलग अलग है। ध्यान रखें कैसे याद करना है, बहुत आसान है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर +2 फॉर्म में रहेगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और +2 फॉर्म में कॉपर होता है ब्लू। रिड्यूसिंग फ्लेम में वो कॉपर की फॉर्म में रहेगा और होता है रेड, कॉपर का कलर ब्लू, रेड। आयरन ऑक्सीडाइज फॉर्म में Fe+3 की फॉर्म में रहेगा येलो, रिड्यूस फॉर्म में Fe+2 की फॉर्म में रहेगा ग्रीन। क्रोमियम कलर ग्रीन ग्रीन होता है, कोबाल्ट कलर ब्लू ब्लू होता है। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, इन 4 से आपका काम चल जाता है। तो इसके बाद बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, और ये है आपके पास कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली जो टेबल है, इसमें मेजरली आपको सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर फोकस करना है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन लेड की आयनाइजेशन एनर्जी 10 से स्लाइटली क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके अलावा इसमें और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप आगे मूव कर सकते हैं। ध्यान रखना बस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी नीचे जाने पर घट रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नीचे आने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं वापस से। C4+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के मेजरली आपके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। तो आपको बस इस टेबल के ऊपर फोकस करना है, मैं आपको सिखा चुका हूं कैटेशन टेंडेंसी हाईएस्ट होती है। और ये देखिए कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। हाइब्रिडेशन स्टेट ध्यान रखें, कार्बन यहां पर 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पर आपके पास डीलोकेलेशन होता है, 3D लैटिस है, इनफाइनाइट 2D प्लेनर, फाइनाइट CN कैजेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ध्यान रखना सबसे ज्यादा होती है डायमंड के अंदर, सेकंड नंबर फुलरिन, थर्ड नंबर पर आपका ग्रेफाइट। इंसुलेटर, कंडक्टर इंसुलेटर है, डेंसिटी आप देख सकते हो घट रही है, तो जरूर 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 ध्यान रखें। एक और चीज ध्यान रखें, ग्रेफाइट डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर लेकिन हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ये छोटी छोटी चीजें इनके बारे में जरूर 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 ध्यान रखें। और ये फुलरिन जो होता है वो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं यहां से आगे। रिएक्शन हैलोजेंस एक्सेप्ट CCl4 बाकी सभी हाइड्रोलाइज होते हैं। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। फिर आता है 15 ग्रुप के ऊपर। एनसीईआरटी में जो पहला पेज दिया है, यहां पर छुपाकर इंफॉर्मेशन दी गई है ओर्स के बारे में। ये देखिए ओर्स, नाइट्रोजन वाली ओर्स है, NaNO3 को बोलते हैं चिले सॉल्ट पेट्रे, KNO3 को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पेट्रे। फिर आता है एपेटाइट। एपेटाइट का फॉर्मूला इस तरह से लिखकर दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो इसे हम 3CA3 यानी कैल्शियम फॉस्फेट डॉट CH2 कैल्शियम हैलाइड लिख सकते हैं। X यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन और OH हो सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा सकता है कि एपेटाइट में नीचे 4 ऑप्शन से कौन नहीं हो सकता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, OH हो सकता है। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोपेटाइट, क्लोरीन होगा तो क्लोरोपेटाइट। ये वाला पेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दें। चलिए फिर बात करें इनके ऑक्सीजन स्टेट्स की, तो ये भी बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट्स शो करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक बार पूछा चुका है, दोबारा आ सकता है। नाइट्रोजन अपनी +1 से +4 की स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट होकर HNO3 और NO फॉर्म कर रहा है, +3 से +5 और +3 से +2 में जा रहा है। फास्फोरस भी ऐसी रिएक्शन शो करता है। फास्फोरस की रिएक्शन अगर आप बेस से करवाओ तो ये -1 और +1 के 2 कंपाउंड बनाता है। ये रिएक्शन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ी जरूर होगी। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके हाइड्राइड्स। 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत जरूरी है, बार बार पूछी जाती है। तो देखिए सभी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में दी हुई है, गो थ्रू कर लेना। ऑर्डर मैंने लिख दिया है। बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, NH3 का 107 है, बाकी सबका 90 डिग्री के आसपास होता है। नीचे जाने पर देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। BI3 सबसे आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं। NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन BH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड फॉर्म में NH3 बीच में आ जाता है क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन की फ्लिपिंग होती है, रीजन आपको पढ़ाया जा चुका है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ऑक्सीजन फैमिली के ऊपर आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर से यहां पर ओर्स आ गई हैं, दिख रही है आपके सामने। जिप्सम है, CSO4.2H2O, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इप्सम सॉल्ट है, बराइट है, CuFeS2 इज कॉपर पायराइट्स, PbS इज गैलेना, ZnS इज जिंक ब्लेंड, इसे वुडजाइट भी बोला जाता है। और एक U3O8 पिच ब्लेंड ध्यान रखें, ये एनसीईआरटी में कहीं और दिया हुआ है बट मैंने यहां पर लिखवा दिया है। ये आपने नहीं पढ़ी होगी, स्किप कर देते हैं शुरुआत वाला पार्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटलर्जी आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ओर्स के नाम अभी भी प्रेजेंट है। फिर इस ग्रुप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम पीरियड टेबल के अंदर भी पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं इनके भी। देखें हाइड्राइड्स, सेम वही कहानी है। डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर कम होगी। एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए H2O का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों सबसे ज्यादा होता है। और डाउन द ग्रुप जाने पर वैन डर वाल फोर्स की वजह से बढ़ता जाता है। तो देखें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का H2O का सबसे ज्यादा है, फिर H2T, फिर H2C, फिर H2S। बॉन्ड एंगल सेम डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा। बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी। एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा। कुछ एक्सेप्शन नहीं है। यह सल्फर, सल्फर के एलोट्रॉप्स होते हैं, 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। टेंपरेचर होता है 369 केल्विन। कितना होता है? 369 केल्विन। 369 केल्विन से नीचे रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल है और 369 के ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फर ज्यादा स्टेबल होती है। ये सल्फर के 2 फॉर्म है, ये S8 फॉर्म है जिसे आप जानते हो, उसे हम क्राउन शेप या फिर पकड़ रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और ये साइक्लो S6 फॉर्म है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है, S2 जो है वो सिर्फ 1000 केल्विन के ऊपर एग्जिस्ट करती है और O2 की तरह ये पैरामैग्नेटिक होती है। ये ध्यान रखना, कभी-कभी पूछ लेता है, ये एनसीईआरटी के डेटा है। S8 के अंदर बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल जो है 160 डिग्री के आसपास होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं फिर से आगे हेलोजेंस के ऊपर। हेलोजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और दूसरा इनकी बॉन्ड एनर्जी का, ये ऑर्डर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन दोनों से ही कम होती है, रीजन लोन पे रिपल्शन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से आगे वही हाइड्राइड, सेम कहानी है। डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज कर देंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट में HF है ना, HI, तो सॉलिड फॉर्म में HF में क्या जिगजैग चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, पैकिंग यूज होती है, तो HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, HF का कम होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो सबसे आगे होता है। जरूर 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 याद रखें। चलिए इसके बाद आती है रिएक्टिविटी, ये समझाई दिया है, सब कुछ ऑर्डर लिखे हुए हैं तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अपने को। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। हेलोजेंस का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इस ऑर्डर को फॉलो करता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और यही रिएक्शन यहां पर दिखती है। एक मोर रिएक्टिव हेलोजन इस लेस रिएक्टिव हेलोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब F2Cl Br I तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cl2 Br I को ऑक्सीडाइज कर सकता है, Br2 सिर्फ I- को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और I- इनमें से किसी को, सॉरी I2 इनमें से किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो जरूर 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 ध्यान रखें, लाइन आपके सामने लिखी हुई है। चलिए रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेज, सभी के सभी ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
हेलोजन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, आयोडाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आयोडीन के ऑक्साइड, फिर क्लोरीन के ऑक्साइड, फिर ब्रोमीन के ऑक्साइड। ऑर्डर चेंज हो गया, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन होना चाहिए था रेगुलर से, बट क्लोरीन बीच में आता है। जरूर 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 ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद ये नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में आपको एक ही चीज रखनी है कि नोबल गैसेस का सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बना था। जो साइंटिस्ट था नील बार्टलेट, इसने पहले कंपाउंड बनाया था O2PTF6- जो कि लाल कलर का था। उसके दिमाग में आया कि O2 की आयन एनर्जी तो ज़ीनॉन से भी ज्यादा है, जब O2 से O2+ बन रहा है तो ज़ीनॉन से ज़ीनॉन+ बनना चाहिए। उसने मेहनत की और ये कंपाउंड बनाया, और यहीं से पता लगा कि नोबल गैसेस के भी कंपाउंड बन सकते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के जितने भी कंपाउंड है, HCF2, HCF4, HCO2, HCO4, वो सभी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बनते हैं, क्योंकि यही दो ऐसे शक्तिशाली एलिमेंट है जो नोबल गैसेस से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और ऑक्सीजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाकर इनको स्टेबलाइज कर सकता है। तो बस यही कुछ चीजें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर याद रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक बार आपने शुरू कर लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया।